तो आज का हमारा जो विषय है वो है समास। हमारा जो विषय है वो है समास। मैंने क्लास विशेषकर बनाई तो कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है, मगर इसे हिंदी पेपर से जुड़े सभी विद्यार्थी जैसे कि यूजीसी नेट जिनके पास हिंदी है, पुलिस की तैयारी कर रहे, एसएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्र देख सकते हैं, और वो भी छात्र देख सकते हैं जिनके पेपर में हिंदी लगा हुआ होता है। क्योंकि यदि हिंदी है और व्याकरण ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन मेरी क्लास देखने की आपकी बस एक ही शर्त है कि अपनी कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठें, क्योंकि हमारे कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ सुनकर ही नहीं समझ सकते बल्कि हमें लिखना भी पड़ेगा। और कोई भी आपका विषय हुआ यदि आप उसे लिखते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं, तो वह आपके माइंड में बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज बनती है लिखने से, जिससे आपके माइंड को याद रहता है जब आप सोचते हो थोड़ा सा कि मैंने ऐसी चीज़ लिखी थी, कुछ ऐसा ही लिखा था, जब आप पेपर को देखते हैं। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक है हमारा समास और हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो समास, तो हम आज सबसे पहली चीज़ ये जानेंगे कि ऐसा क्या था हमारे विद्वानों के लिए कि उन्हें इस विषय बिंदु को हमारे व्याकरण के अंतर्गत रखना पड़ा। तो हम जानते हैं कि जो समास है वह हमारी भाषा को संक्षिप्तता प्रदान करता है, प्रभावशाली बनाता है और सुंदरता प्रदान करता है। अर्थात हम जिन वाक्यों को लंबे तौर पर कहेंगे उनको ही हम छोटा सा करके उन्हें पूरा कर सकते हैं, और उनमें जो आपकी कठिनाई है, जो क्लिष्टता है, जो लंबा एक आपका पैराग्राफ तैयार होगा उसे हम छोटा कर सकते हैं। तो संक्षिप्तता का मतलब है कि लंबे वाक्यों को छोटा करना। जैसे कि आप किसी शब्द को बोल रहे हैं, वह राजपुत्र है। यह हमारा वाक्य है जिसमें सिर्फ 3 शब्द आते हैं, और इसके लिए हमने समास का प्रयोग किया। और समास रहित वाक्य यदि हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं वह राजा का पुत्र है। तो आप देखते हैं कि हमारा वाक्य एक लंबी दूरी तय कर रहा है या एक लंबे वाक्य में परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने व्याकरण में समास को चुना ताकि हम कम शब्दों में बहुत कुछ कह सकें, अर्थात गागर में सागर भर सकें। दूसरा हमारा विषय है कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा है हमारा अर्थ। तुम देखते हैं समास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। तुम्हारे पहले शब्द का अर्थ है पास, सम अर्थात पास, आस, आस का मतलब है रखना। तो हमारे समास का अर्थ हो गया पास रखना। परिभाषा, अब हम अपने अगले बिंदु पे चलते हैं जो कि क्या है हमारी परिभाषा। तो हमारी परिभाषा है समास की 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ सहित, वह शब्द जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, अर्थ सहित। ऐसा नहीं कि हम कोई भी 2 शब्द लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे, जब तक उनका अर्थ नहीं है तब तक वो समास नहीं है। तो अर्थ सहित 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं।
इसको हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था एक वाक्य जिसमें हमारा शब्द आया था राजपुत्र। हमारा शब्द क्या था? राजपुत्र, जिसका अर्थ निकला था राजा का पुत्र। तो राज अर्थात राजा और पुत्र मतलब बेटा, तो राजा का बेटा। राज मतलब राजा, पुत्र मतलब बेटा, तो राजा का बेटा। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे कितने शब्द मिले? 2 शब्द मिले, एक राज और एक पुत्र। और अर्थ दोनों का ही अपना अपना अर्थ है, राजा और दूसरा बेटा। तो राजा का बेटा, राजा का बेटा क्या कहलाता है? राजपुत्र कहलाता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? समास में वर्ण विभाजन नहीं होता, बल्कि पद के आधार पर इसमें विभाजन होता है। समास में पद विभक्ति, विभक्ति का मतलब क्या है? अलग अलग होना। समास में पद विभक्ति होती है। फिर हम अपने एक ही उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। मैं बार बार इस एग्जाम्पल को इसलिए ले रही हूँ ताकि आप शब्द को बेहतर तरीके से समझ लें। राजपुत्र, इसमें हमने क्या देखा? कितने शब्द हैं? 2 शब्द, तो एक राजा और एक पुत्र। तो जो शब्द हमारा पहले आता है, कब आता है? पहले, उसे हम कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद। अब हम देख रहे हैं यहाँ हमारा कोई एक वर्ण नहीं आ रहा है। वर्ण क्या है हमारा? राजा, ठीक है, या पात्रा। लेकिन हमारा केवल कोई वर्ण नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है? पूरा एक शब्द आ रहा है। तो पूर्व पद, पुत्र अपने आप में क्या है? एक शब्द जो अपना एक अर्थ रखता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारा? पुत्र। तुम्हारे पुत्र का अर्थ क्या है? पुत्र क्या है? बेटा। इंग्लिश में बोलें तो सन। ठीक है, तो बेटा, जिसे सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? संतान। तो समास में पद विभक्ति होती है, ठीक है, वर्ण विभक्ति नहीं। हमारी कक्षा 10 की पुस्तक में हम देखते हैं कि समास को पद विभक्ति या उत्तर पद और पूर्व पद के आधार पर पूरे 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा पहला पद है हमारा यही भाव्य समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा है बेटा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख के लिखें। चौथा है हमारा द्विगु समास। पांचवा है हमारा बहुब्रीहि समास। अब आपको लग रहा होगा मैंने 6 बोले थे लेकिन 5 ही बताए हैं। तो हमारा एक है कर्मधारय समास, जो कि हमारे तत्पुरुष
के पास में ही आएगा या अव्ययी के बाद में आता है। ठीक है, तो आप अपनी जो नंबरिंग नेम है उनको इस तरह से कर सकते हैं। और मैं इस शब्द को थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ। पहले कर्म धैर्य समास और अव्ययी। कुछ बुक्स में आप इसके प्रकार सिर्फ 5 पाएंगे, जैसे कि एसएससी और आपके पुलिस की तैयारी कर रहे बच्चों की जो बुक्स हैं उनमें इसके 4 टाइप्स होंगे। और हमारे टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स दे रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो यूजीसी नेट में बुक लगी हुई है, लेकिन आपकी जो बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में किताब लगी हुई है उसमें हम देखते हैं कि उसमें किसी समास का कोई प्रकार नहीं दे रखा है, बल्कि सारे समास को एक साथ लिख रखा है। तो हमारे कितने समास हैं? 1 2 3 4 5 6। अव्यय, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं कि हमारा जो अव्ययी समास है, अव्ययी, तो आप देखते हैं कि आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पहले पद महत्व रखते हैं। मतलब पहले का अगर शब्द हटा दो तो बाद वाले शब्द का अर्थ भी बदल जाता है और कोई इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं रहती, मतलब महत्व नहीं रहता। तो कुछ में हम देखते हैं कि बाद वाला शब्द हटा दो तो पहले वाले शब्द का कोई महत्व इतना नहीं रहता और शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। और कुछ कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहाँ पे अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा द्वंद्व आता है। तो जहाँ हमारे पहले शब्द का महत्व होता है वहाँ हमारा अव्ययी समास होता है। मतलब पूर्व पद महत्व रखता हो और उत्तर पद कैसा हो? गौण। तब क्या होता है? हमारा अव्ययी समास। दूसरा नंबर, जब हमारा पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद क्या रखता हो? महत्व या मुख्यता, तो हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, जब हम किसी संख्या की बात करते हैं तब क्या होता है? हमारा द्विगु समास। और सबसे सिंपल जो बच्चों को एक ही बार में याद हो जाता है वो है उनका द्वंद्व समास। उसमें सिर्फ क्या लग जाता है? और, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है, तो सिर्फ आप देखते होंगे कि आपकी बुक में इस तरह से दे रखा होता है योजक साइन के साथ में हमारे चिन्ह होते हैं जिन्हें आप आगे जाके पढ़ोगे और मैं पढ़ाऊंगी। जिन बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट है, जो हिंदी से अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं आगे की इन चीज़ों को। जैसे कि आपका क्या होता है? माता पिता, तो इस साइन को हटा के बस हमें क्या लगाना होता है? और, माता और पिता। इसी तरह से हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे ठीक करके लिखें। अच्छा, आपको ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा है? थोड़ा सा पास में प्रोग्राम है घर पर, तो शायद हो सकता है आपको साउंड आ रहा हो, उसके लिए मुझे खेद है और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आपकी क्लास ज़रूरी है क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। तो हमारा 6 नंबर है बहुव्रीहि समास, पहला है। तो समास में हम देखते हैं, तो हम अपना पूरा देखते हैं। समास का अर्थ है, ठीक है, तो पहले हम समास के अर्थ को समझते हैं। हम देखते हैं अपना टॉपिक समास। तो समास के सबसे पहले हम अर्थ को देखते हैं, जो 2 भागों में विभाजित है, सम प्लस आस। ठीक है, तो सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, मतलब पास रखना। लंबे वाक्यों को छोटा कर देना और उनको अर्थपूर्ण बना देना। ठीक है, संक्षिप्त, प्रभावशाली और सुंदर भाषा में प्रदान करना। इन्हीं चीज़ों के कारण हमारे विद्वानों ने क्या किया? समास को व्याकरण के अंतर्गत रखा और उसे स्थान दिया।
तो कोई भी चीज़ हमारे सिलेबस में, हमारी पुस्तकों में व्यर्थ में रखी हुई नहीं है, या हमारे लेखकों ने, विद्वानों ने, रचनाकारों ने किसी भी विषय बिंदु को सिर्फ अपने शौक से नहीं रखा है। हर एक विषय बिंदु का कोई ना कोई कारण है। बस हमें इतना है कि हम उस बिंदु के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, या हम उसके विषय में बस थोड़ा ही जानते हैं या पूरा नहीं जानते, या हम उसके महत्व को नहीं जानते बल्कि जितना हमारा एग्ज़ाम में आता है हम बस उतना जान लेते हैं। आपका इसीलिए मैंने बताया कि समास क्यों रखा गया। तो समास भाषा को सुंदरता, प्रभावशाली और संक्षिप्तता प्रदान करने के लिए रखा गया। लंबे वाक्यों को छोटा करने के या नए शब्द में परिवर्तित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही समास नामक हमारे विषय को रखा गया, हमारे रचनाकारों, लेखकों और विद्वानों द्वारा। ठीक है, अब हमने इसके अर्थ को समझ लिया, महत्व को समझ लिया। अब हम आते हैं परिभाषा पर। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। सार्थक शब्द कोई रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। सा का मतलब होता है सहित, जो कि आपका क्या है, उपसर्ग, और अर्थ का मतलब होता है आपका जो अर्थ निकलता है। ठीक है, तो सार्थक मतलब अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ हो, विद मीनिंग। ठीक है, समाज में पद विभक्ति होती है, वर्ण विभक्ति नहीं। इसको पदों में बांटा जाता है, उत्तर पद और पूर्व पद। उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो पहले पद आता है उसको हम पूर्व बोलते हैं। जैसे माता पिता में पहले माता आई हैं तो माता क्या हो गई आपकी, पूर्व पद। पिता बाद में आए हैं तो पिता आपके क्या हो गए, उत्तर पद। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं। इसी आधार पे हमने देखा कि हमारे जो समास हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है हमारी पुस्तक में। आप किसी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई तैयारी वाली बुक होगी तो उसमें आप उसके 4 प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, माइंड को अपने परेशान नहीं करना है, किसी तरह के टेंशन में नहीं आना है, उलझन में नहीं फंसना है, बेफिक्र होके लिखना है। ठीक है, अगर आप उस तरह से लिख के आते हैं कि 4 प्रकार होते हैं और फिर आप तत्पुरुष के अंतर्गत द्वंद्व समास को रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और आप सारे खोल के एक साथ रख देते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो पहला है आपका अवयवी समास। इस समास में क्या होता है, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और बाद वाला पद गौण होता है। गौण का मतलब है बेटा कि आपके पहला जो पद है वो तो क्या है, मुख्यता रख रहा है, लेकिन बाद वाले पद का उतना महत्व नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, वो आएगा, उसके आने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आएगा, एक नया शब्द विकसित होगा, एक नया शब्द हमें प्राप्त होगा, लेकिन उस शब्द का उतना महत्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अवयवी समास के लिए हमारा बहुत सिंपल मतलब एक शब्द है जो कि बहुत ज़्यादा आता है, वो है आपका एग्जाम्पल व्यर्थ, जिसमें बच्चे खासकर कंफ्यूज होते हैं। ये हमारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भी आता है, ये अवयवी समास का ही उदाहरण है। तो इसको हमने क्या देखा कि हम इसको परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि शब्द में ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन हो विभक्ति के बाद। ओके, तो हम इसे परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारा है यथासंभव। यथासंभव, तो इसमें महत्व क्या रख रहा है, यथा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अवयवी समास। अवयवी समास, अवयवी समास। ठीक है, अगला है हमारा कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो इनमें क्या होता है, इनमें पूर्व पद प्रधानता नहीं रखता बल्कि उत्तर पद प्रधानता रखता है। पूर्व पद का महत्व गौण होता है और उत्तर पद का महत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह के लिए हम समझ लेते हैं। दिन बार, अब आप केवल दिन लिखे, ठीक है, तो
तो आपका क्या बन गया, जैसे कि आपके रोज़मर्रा जो दिन होते हैं, ठीक है, कि सोम मंगल बुध, लेकिन आपने इसमें जब बार लगा दिया तो ये किसी का क्या बन गया कि किसी के संस्कार का समय है, ठीक है, दिन बार। अगला हम देखते हैं दैनिक। दैनिक का अर्थ क्या है, रोज़मर्रा के किए जाने वाले काम, लेकिन हम इसके साथ क्या लगा दें, दैनिक कार्य। दैनिक अपने आप में एक ये अर्थ रखता है कि दैनिक का मतलब है रोज़मर्रा वाली काम, ठीक है, लेकिन जब तक हम इसमें कार्य नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि दैनिक कार्य की बात हो रही है या दैनिक अखबार की बात हो रही है, ठीक है। अगला है हमारा द्वंद्व समास। अगला है हमारा द्वंद्व समास। इसमें दो शब्दों के बीच में और शब्द को रख देते हैं और हमारे द्वंद्व समास की पूर्ति हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, ठीक है, छात्र छात्राएं। अगला है हमारा द्विगु समास। ये समास भी आपका बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, संख्या आ जाती है। द्विगु समास में क्या होता है, आपकी संख्या आ जाती हैं। संख्या जैसे कि आप बोलते हैं, अगर मेरे मिलक के छात्र इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो देखते हैं कि उनका यहाँ एक फेमस चौराया है, जो चौराया नहीं है बल्कि 3 बत्ती चौराया है, 3 बत्ती चौराया। तो हमने वहाँ पे क्या लगा दी, संख्या 3, ठीक है बेटा। और हमारा शब्द क्या है, एक चौराहा। हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज। तो हम इनके अर्थ को जब सर हमें पढ़ा रहे होते हैं तो त्रिभुज में मैथ वाले टीचर हमसे क्या पूछते हैं कि त्रिभुज कि क्या कैसे पहचानोगे कि चीज़ त्रिभुज है, तो हम क्या बोलते हैं, 3 जिसकी 3 भुजाएं हों और जो कोण बन रहा हो वो कितने डिग्री का बन रहा हो, 180 डिग्री का बन रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। चौराया, 4 राहों वाला, 4 राहों वाला। इसी तरह से हम पढ़ते हैं षटकोण, ठीक है। तो आपकी जिसमें संख्या आएगी वो क्या है, द्विगु। अब अगला है आपका बहुव्रीहि समास। अगला क्या आता है आपका, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ये होता है कि हमारा जो शब्द है वो परिवर्तित होकर एक नया अर्थ, एक नया रूप पा लेता है, ठीक है। जैसे कि आपका आता है पीतांबर। पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला। जो पीले वस्त्र धारण करता है उसे क्या कहते हैं, पीतांबर, ठीक है। इसी तरह से है आपका सरस्वती माँ है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, वीणा वादनी। वीणा वादनी, तो वीणा को धारण करने वाली, जो वीणा को धारण करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, वीणा वादनी। हमारे विष्णु जी हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चक्रधारी। चक्रधारी, तो चक्रधारी से हमें पता चल रहा है बात किसकी हो रही है, चक्र को धारण करने वाले की। और चक्र को कौन धारण करता है, तो विष्णु धारण करते हैं, तो हम उन्हें विष्णु भी बोल सकते हैं और चक्रधारी भी बोल सकते हैं। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहलाता है, ठीक है, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है। तो इसी तरह से इस टॉपिक को बेटा हम समझते हैं और डिटेल में इसे पाने के लिए आप इंस्टाग्राम पर इसका PDF पा सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें, जिसका नाम आपके लिंक पे जो है वही है, आशु कोचिंग अकेडमी, ठीक है। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू देखें, बुक पेंसिल के साथ देखें, चैनल के साथ